नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और हाजिर हूं क्रिप्टो बाजार की तमाम सुर्खियों और तमाम हलचल को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है क्रिप्टो बाजार में आज, और शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह क्रिप्टो करेंसीज के भाव के साथ। तो आज क्रिप्टो मार्केट में मूड साफ तौर पर कमजोर है। बिटकॉइन $65,000 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब फिसलकर $63,000 के नीचे ये पहुंच गया है। इथेरियम भी दबाव में है और करीब $1830 के आसपास ये चल रहा है। बीएनबी $560, एक्सआरपी करीब $1.08 और सोलाना करीब $74 से $75 के आसपास है। कॉइनडेस्क के क्रिप्टो मार्केट बोर्ड पर बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी और सोलाना सभी लाल निशान में दिखे हैं। कॉइनडेस्क के मुताबिक इसकी बड़ी वजह क्रिप्टो स्पेसिफिक नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट एक्सप्रेशर है। दुनिया भर में चिप और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में तेज गिरावट आई है। जापान का निक्केई करीब 4 से 5% तक गिरा है। एशिया पैसिफिक इक्विटीज भी दबाव में आए हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स भी कमजोर रहे हैं। आसान भाषा में इसको समझें तो जिस एआई बूम ने पिछले कई महीनों से ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स को सहारा दिया था, वहीं अब थकता हुआ दिख रहा है। जब बड़े इन्वेस्टर टेक्नोलॉजी और एआई स्टॉक से पैसा निकालते हैं तो बिटकॉइन जैसे रिस्की एसेट्स भी दबाव में आ जाते हैं। दूसरी वजह ईरान पर फ्रेश यूएस एयर स्ट्राइक्स रही। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की चाइना पर इलेक्शन इंटरफेरेंस वाली टिप्पणी ने यूएस चाइना संबंधों को लेकर भी नया तनाव पैदा किया है। इसका असर ऑस्ट्रेलियन डॉलर जैसे रिस्क सेंसिटिव करेंसी पर भी दिखा है और एशियन मार्केट्स भी कमजोर रहे हैं। क्रिप्टो अब ग्लोबल मार्केट से अलग नहीं चलता है। जब ऑयल, वॉर रिस्क, टेंशन, चाइना टेंशन और टेक सेल ऑफ एक साथ आते हैं तो बिटकॉइन भी प्रेशर में आ जाता है। यही वजह आज मार्केट में इसकी गिरावट के रूप में देखने को मिली है। इसके असर की अगर बात करें तो बिटकॉइन के लिए $63,000 का जोन बहुत अहम है। अगर ये लेवल टूटता है तो 61,000 और $59,000 तक प्रेशर बढ़ सकता है। इंडियन ट्रेडर्स को यहां पर क्या करना चाहिए? तो इंडियन ट्रेडर्स को अभी डिप आया है तो खरीद लो वाली जल्दबाजी यहां पर नहीं करनी चाहिए। बिटकॉइन $65,000 के ऊपर वापस जाकर टिके तभी फ्रेश बुलिश ट्रेड बेहतर होगा। $63,000 टूटे तो लेवरेज कम करें और ऑल्ट कॉइन्स में ज्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि वीक मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन से ज्यादा गिरते हैं। वहीं आज क्रिप्टो और सोशल मीडिया सेफ्टी से जुड़ी बड़ी खबर आई है। एयरबीएनबी के सीईओ ब्रायन चेस्की ने कहा है कि उनका एक्स अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने उनके अकाउंट से टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स यानी कि आरडब्ल्यूए पर पोस्ट किए। आरडब्ल्यूए का मतलब है कि रियल वर्ल्ड एसेट, जैसे कि बिल्डिंग, बॉन्ड्स या फंड्स को ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन के रूप में दिखाना या फिर ट्रेड करना। अच्छी बात यह रही कि पोस्ट में कोई टोकन से लिंक, वॉलेट एड्रेस या इन्वेस्टमेंट लिंक नहीं था, इसलिए ये टिपिकल क्रिप्टो स्कैम जैसा साफ साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन यही बात इसे ज्यादा डेंजरस भी बनाती है। कई बार स्कैमर पहले ट्रस्टेड व्यक्ति के अकाउंट से सीरियस लुकिंग क्रिप्टो थ्रेड डालते हैं, फिर यूजर्स को बाद में किसी टोकन, प्रोजेक्ट या फेक इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाते हैं। चेस्की ने अकाउंट वापस लेने के बाद मजाक में यह भी कहा है कि नए क्रिप्टो फॉलोअर्स को उनसे निराशा हाथ लगी है। यहाँ पर असर की अगर बात करें तो ये खबर बताती है कि क्रिप्टो स्कैम्स अब सिर्फ सेंड, ईटीएच और गेट डबल जैसे सिंपल नहीं रहे हैं। अब हैकर्स रेप्यूटेड फाउंडर्स और सीईओज के अकाउंट्स के टोकनाइजेशन, आरडब्ल्यूए, एआई और क्रिप्टो जैसे सीरियस टॉपिक्स पर कंटेंट डाल सकते हैं। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। वहीं यहाँ पर इंडियन ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? तो किसी बड़े फाउंडर, सीईओ या इन्फ्लुएंसर के ट्वीट पर तुरंत भरोसा ना करें। अगर कोई टोकन, एयर ड्रॉप, वॉलेट कनेक्ट या इन्वेस्टमेंट लिंक दिखे तो डबल चेक उसे जरूर करें। ऑफिशियल वेबसाइट और मल्टीपल सोर्सेज यहां पर वेरीफाई करें। और क्रिप्टो में सोशल मीडिया सिग्नल हेल्पफुल है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट यहां पर खतरनाक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। वहीं आज यूरोप के क्रिप्टो रेगुलेशन से बड़ी खबर आई है। ईएसएमए यानी कि यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी ने अपने मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स यानी कि माइका रजिस्टर में 14 नई क्रिप्टो कंपनीज को जोड़ा है। एस्मा को आसान भाषा में समझे तो ये यूरोप का सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर है जो फाइनेंशियल मार्केट्स और क्रिप्टो रूल्स पर नजर रखता है। कॉइन टेलीग्राफ के मुताबिक 14 नई एंट्रीज के बाद माइका रजिस्टर में कुल लाइसेंस्ड CASPs की संख्या 294 हो गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि लाइसेंसिंग की रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिख रही है। इससे पहले जुलाई 3 को एस्मा ने 37 कंपनी जोड़ी थी, जबकि इस बार सिर्फ 14 नई एंट्रीज यहां पर आई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन जारी करने वालों की संख्या 21 यहां पर स्थिर है, जबकि एसेट रेफरेंस्ड टोकन श्रेणी में अभी कोई अप्रूव्ड इशूअर नहीं है। एस्मा ने 2 और संस्थाओं को गैर अनुपालन सूची में डाला, जिससे ये संख्या बढ़कर 164 हो गई है। नियामकीय शक्ति भी यहां पर बढ़ी है। इसके असर की अगर बात करें तो इसका मतलब यह है कि यूरोप में क्रिप्टो रेगुलेशन तेजी से लागू हो रहा है, लेकिन हर कंपनी को लाइसेंस मिलना आसान नहीं होता।
बड़ी बात यह है कि बैंक्स भी रेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। नए नामों में रिपल पेमेंट्स यूरोप, पोर्टुगल की बाइसन बैंक, क्रोएटिया की स्टेट ओन्ड बैंक HBP और जर्मनी की कोऑपरेटिव बैंक्स शामिल हैं यहाँ पर। यानी क्रिप्टो अब सिर्फ एक्सचेंजेस का खेल नहीं रहा, ट्रेडिशनल बैंक्स भी इसमें रेगुलेटेड तरीके से एंट्री ले रहे हैं। दूसरी ओर एस्मा ने नॉन कंप्लायंट लिस्ट में 2 और एंटिटीज यहां पर जोड़ी हैं। नॉन कंप्लायंट का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो रूल्स फॉलो नहीं कर रही या जिन पर रेगुलेटर की चिंता है। इस लिस्ट में अब 164 एंट्रीज हैं, जिनमें क्रिप्टो एक्सचेंज MEXC भी शामिल है। इंडियन ट्रेडर्स को यहां पर यह समझना जरूरी है कि क्रिप्टो मार्केट अब रेगुलेशन ड्रिवन हो रहा है। आने वाले समय में वही एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म टिकेंगे जिनके पास लाइसेंस, कंप्लायंस और स्ट्रॉन्ग KYC सिस्टम होगा। अगर आप ऑफशोर एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ लो फी या ज्यादा कॉइन्स देकर अकाउंट ना खोलें। पहले देखें कि प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड है या फिर नहीं है, विड्रॉवल्स स्मूथ हैं या नहीं है, और किसी रेगुलेटर की वार्निंग लिस्ट में तो आप उसमें जाएं ही ना। इसके अलावा आज यूरोप से स्टेबल कॉइन और बैंकिंग सिस्टम को लेकर बड़ी वार्निंग आई है। ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर पियर्सो सिपोलोन ने कहा है कि अगर स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता है तो कमर्शियल बैंक्स के रिटेल डिपॉजिट पर असर पड़ सकता है। आसान भाषा में इसको समझिए तो आज आम लोग और कंपनीज अपना पैसा बैंक्स में जमा करते हैं। बैंक उसी डिपॉजिट बेस से लोन्स देते हैं और पेमेंट सिस्टम चलाते हैं। लेकिन अगर लोन बैंक अकाउंट में पैसा रखने के बजाय USDT, USDC या दूसरे स्टेबल कॉइन में पैसा रखने लगे तो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स कम हो सकते हैं। सिनेपोल ने यह भी कहा है कि बैंक्स पहले की मोबाइल पेमेंट कंपनीज की वजह से पेमेंट फीस और ट्रांजैक्शन डेटा खो रहे हैं। यानी पेमेंट्स की कमाई और कस्टमर्स का डेटा धीरे धीरे बैंक से फिनटेक और डिजिटल पेमेंट प्लेयर्स की ओर जा रहा है। इसी वजह से ECB डिजिटल यूरो को आगे बढ़ाना चाहता है। इसके असर की अगर बात करें तो इसका असर बड़ा हो सकता है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स अब सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग का टूल नहीं रह गए हैं। अगर लोग स्टेबल कॉइन्स को डिजिटल डॉलर की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं तो बैंक्स की ट्रेडिशनल भूमिका कमजोर हो सकती है। ECB का जवाब इसका यहाँ पर डिजिटल यूरो के रूप में है। डिजिटल यूरो का मतलब यूरोप के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल करेंसी वर्जन, जिसे आम लोग पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकें। ECB ने 36 पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को डिजिटल यूरो पायलट के लिए चुना है और ये पायलट 2027 के दूसरे हाफ में शुरू होना है। फाइनल इशुएंस यानी कि एक्चुअल लॉन्च पर डिसीजन 2029 तक यहाँ पर आ सकता है। इंडियन ट्रेडर्स यहाँ पर क्या करें? तो उनको ये समझना चाहिए कि अगर स्टेबल कॉइन एडॉप्टेशन बढ़ता है तो USDT, USDC और रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन इशूअर्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन साथ ही सेंट्रल बैंक्स अपनी डिजिटल करेंसीज जैसे कि डिजिटल यूरो या डिजिटल रुपी को आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें आप। वहीं आज क्रिप्टो एक्सचेंज इंडस्ट्री से एक और बड़ी खबर आई। वॉल स्ट्रीट की बड़ी मार्केट मेकिंग फर्म सिटाडेल सिक्योरिटीज ने Crypto.com में करीब $400 मिलियन का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। इस डील के बाद Crypto.com की वैल्यूएशन करीब $20 बिलियन मानी गई है। ये Crypto.com की पहली बड़ी इंस्टीट्यूशनल फंड रेजिंग राउंड है, जबकि कंपनी साल 2016 से काम कर रही है। सिटाडेल सिक्योरिटीज ट्रेडिशनल फाइनेंस की बहुत बड़ी फर्म है जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में लिक्विडिटी यानी खरीद बिक्री को आसान बनाने का काम करती है। Crypto.com इस पैसे का इस्तेमाल टोकनाइज सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स और दूसरे एसेट क्लासेस में एक्सपेंशन के लिए करेगा। टोकनाइज सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स, बॉन्ड्स या दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स को ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन के रूप में यहाँ पर ट्रेड करना है। इसके असर की अगर बात करें तो इस डील का एक बड़ा मैसेज है कि वॉल स्ट्रीट क्रिप्टो इंफ्रा में और गहराई से यहाँ पर उतर रही है। अब क्रिप्टो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स और एक्सचेंजेस की कहानी नहीं है। बड़े ट्रेडिशनल फाइनेंस प्लेयर्स, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, टोकनाइज एसेट्स और 24 आवर ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा यहां पर लगा रहे हैं। इससे Crypto.com जैसे प्लेटफॉर्म्स को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी मिल सकती है। साथ ही टोकनाइज्ड RWA, डेरिवेटिव्स और प्रेडिक्शन मार्केट जैसे एरियाज में कंपटीशन जो है वो भी तेज हो सकता है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते सोमवार को मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।